नमस्कार साथियों, मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, भारतीय संविधान की मेगा सीरीज अब बहुत जल्द समाप्त होने वाली है, यानी हम इस मेगा सीरीज के अंतिम दौर में हैं। तो साथियों, आप सभी लोग भारतीय संविधान की इस मेगा सीरीज के तहत आप सभी लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह मेगा सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी तैयारी इससे पुख्ता हुई होगी। तो अब आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की मेगा सीरीज की आगे की कड़ी में, यानी अभी एक दो क्लासेस और है इस मेगा सीरीज की। तो आप चिंता मत कीजिएगा, अभी हम एक दो क्लासेस और ले रहे हैं। इसके अलावा इसके बाद हम आप सबके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की मेगा सीरीज को लेके आएंगे। तो आप सभी लोग शिक्षा ओशन के साथ जुड़े रहे और जो नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे साथियों, हमारी एक क्लास सुबह 11 बजे भी चलती है जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज को पढ़ते हैं, जिसमें भारतीय भूगोल के बारे में हम चर्चा करते हैं और 90% सिलेबस को कवर करने का हमने उद्देश्य भी रखा है। तो आप सुबह 11 बजे की क्लास जरूर लीजिएगा। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का जो यूट्यूब चैनल है, यह यूट्यूब चैनल आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्जाम होती हैं उन सभी परीक्षा की तैयारी बड़ी ही गुणवत्ता के साथ करवाता है और इसी वजह से आप सभी लोग शिक्षा ओशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथियों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फेसबुक पेज की लिंक प्राप्त होगी। उस लिंक पर जाकर आप सभी लोग शिक्षा ओशन के पेज को लाइक कीजिएगा। साथ ही में साथियों, इसी डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे इंस्टाग्राम की लिंक। उस लिंक पर जाकर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। मेरे साथियों, आप सभी लोग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक देख रहे हैं। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर शिक्षा ओशन टाइप कीजिए तो आप हमारे शिक्षा ओशन के पेज पर आकर उसको फॉलो कीजिएगा। साथियों, टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करने का फायदा ये है कि आप सभी लोगों को स्टडी मटेरियल वहां से प्राप्त करवाया जाएगा। इन वीडियो के पीडीएफ भी आप लोगों को वहीं पर प्राप्त होंगे। मेरे साथियों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग की लिंक भी प्राप्त होगी। उस ब्लॉग की लिंक पर जाकर आप हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ के रूप में प्राप्त होता है। यहां तक कि इस वीडियो का पीडीएफ भी आप लोगों को वहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिक्षा ओशन को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन का प्रेस है उसको जरा दबा दीजिए। साथियों, आप सभी लोग शिक्षा ओशन की आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए ताकि अधिकांश मात्रा में बच्चे ऑनलाइन आ सके। तो चलिए जी, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। साथियों, मेगा सीरीज का यह 221वां क्वेश्चन है और आज के सेशन का यह पहला क्वेश्चन है। प्रश्न हमसे 221वां ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। यानी भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड देने का प्रावधान किया जाएगा, यानी उसे दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर हमें आर्टिकल के रूप में ढूंढना है और बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, क्योंकि यह आर्टिकल जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है और अभी आप जो जितने भी आर्टिकल ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं वे सभी आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो चलिए चेक करते हैं कि वो कौन सा आर्टिकल हो सकता है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 17 की, तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है, जबकि आर्टिकल 22 को हम चले जाएंगे तो गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण के पास हम पहुंच जाएंगे। 21 के पास जाएंगे तो आर्टिकल 21 जो है यहां आपके जीवन जीने का अधिकार है, जबकि आर्टिकल 20 पर हम जाएंगे तो ये अपराधों से संबंधित दो सिद्धि का संरक्षण हमें प्राप्त करता है। तो एक बार पुनः मैं आप लोगों को इन आर्टिकल के बारे में बता दूं। आर्टिकल 17 अस्पष्टता का अंत, आर्टिकल 22 जो है गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण, आर्टिकल 21 जो है यह आपके जीवन जीने का अधिकार और आर्टिकल 20 जो है अपराधों से संबंधित दो सिद्धि का संरक्षण है। तो आप मुझे बताइएगा कि प्रश्न क्रमांक 221 का सही उत्तर क्या होगा। वह कौन सा अनुच्छेद है या वो कौन सा विषय, वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें आपके यह कहा गया है कि व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, दोहरा दंड का प्रावधान नहीं है। तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 या आर्टिकल 17। तो मेरे साथियों, वह जो आर्टिकल है वह आर्टिकल है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में अपराध
अपराध से संबंधित दो सिद्धि का संरक्षण है। ठीक है, अगर आपसे लोगों से ये पूछा जाए कि साथियों अपराध किसे कहते हैं, किसे कहते हैं क्राइम, ठीक है, तो अपराध का मतलब होता है कि वर्तमान कानून का उल्लंघन करना। अपराध का तात्पर्य क्या होता है? वर्तमान कानून का उल्लंघन करना। और अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो कानून उसको दंड प्रदान करता है। ठीक है, तो कानून के साथ दंड का प्रावधान भी होता है। ठीक है, तो अब भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार हमें यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक दंड करता है, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति मतलब कि एक अपराध करता है तो उसको एक ही दंड दिया जाएगा। और रही बात आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 हमें यह कहता है कि भारतीय संसद अपराधों के लिए कानून हमेशा भविष्य को देखकर बनाएगी, न कि भूत को देखकर बनाएगी। ठीक है, भविष्य को देखकर मतलब कि संसद के द्वारा बने कानून जो है यह अपराध के लिए भविष्य में जाकर लागू होंगे। ठीक है, आपके पास्ट में जाकर लागू नहीं होंगे। दूसरी बात, एक अपराध के लिए एक ही बार की सजा का प्रावधान है, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। तीसरा, स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह हमें अनुच्छेद 20 में बताया गया है। किंतु अगर आप लोगों से परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 20 के तहत एक अपराध के लिए एक दंड का प्रावधान है, किंतु वह कौन है जिसे दोहरे दंड के प्रावधान लागू होते हैं, यानी वह व्यक्ति कौन है जिसके ऊपर दोहरा दंड का प्रावधान लागू होता है, तो साथियों वो होता है सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी अगर कोई अपराध कर लेता है तो उसे दोहरा दंड प्राप्त होता है। पहला दंड उसे विभागीय जांच के द्वारा प्राप्त होता है और दूसरा दंड उसे कानून के द्वारा प्राप्त होता है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं साथियों, उनको याद रखिएगा, उनको दोहरे दंड के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 221 का और आज के सेशन का, आज की क्लास का पहले प्रश्न का उत्तर हो गया अनुच्छेद 20। आशा करता हूं साथियों कि आप सभी लोगों को समझ में आया है। ठीक है, और साथियों आप सभी लोग कमेंट में आंसर देने का प्रयास किया करो, चाहे आंसर गलत हो चाहे वह सही हो, वह हम बाद में देख लेंगे, किंतु आप प्रयास जरूर किया कीजिए। और सभी लोग समय पर क्लास में आ जाया कीजिए। 6 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती, तो आप 6 बजे क्लास में आने का वेट किया करो। ऐसा नहीं हो कि क्लास अपनी शुरू हो जाती है फिर आप आते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग समय पर क्लास में आया करो। चले जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 222 बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान में कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व वर्णित किए गए हैं, यानी वह आर्टिकल कौन सा है जिस आर्टिकल तक आपके नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएस, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो डीपीएस के बारे में जो वर्णन किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों के जो बारे में वर्णन किया गया है, यह संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक में किया गया है? ऑप्शन है 14 से 32, 14 से 28, 36 से 51 या 40 से 48। तो मेरे साथियों अगर 222 के प्रश्न का उत्तर हम ढूंढने जाएं तो इसकी शुरुआत 36 से 51 पर होती है। क्यों? क्योंकि मेरे साथियों 12 से 35 जो है यह है आपके मौलिक अधिकार, और आपके 36 से शुरू हो जाता है 51, जहां पर आपके आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर उसके बाद 52 से शुरू हो जाता है संघ की कार्यपालिका। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 222 का सही उत्तर हो जाएगा स वाला। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन आर्टिकल 36 से 51 तक है। क्लियर में साथियों? अब चले अगले प्रश्न की ओर। तो अब अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 223। प्रश्न क्रमांक 223 ये कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी इन चारों कथन में से वह कौन सा कथन है जो कथन आपका गलत है। ए वाला ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। पहला कथन क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। पहले हम चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, फिर एक एक ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। दूसरा, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी शामिल होते हैं। सी वाला, राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है। डी वाला जो ऑप्शन है वह कहता है अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है।
अब 4 हमारे सामने कथन है, अब उन 4 कथन में से कौन सा कथन गलत है। तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं, डी वाले से ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन करता है। तो साथियों ये बिल्कुल सही है, किंतु हमें चुनना क्या है, आपका गलत कथन का चुनाव करना है। अब हमें सही को निकालना है और गलत को देख लेंगे, फिर उसके अनुसार हमें सही उत्तर मिल जाएगा। सी वाला ऑप्शन देखें तो राष्ट्रपति पर साथियों महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है और महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो महाभियोग है, यह महाभियोग की प्रक्रिया हमेशा आपके संसद में चलाई जाती है और महाभियोग की प्रक्रिया हमेशा संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को पद से हटाने के लिए चलाई जाती है। अब महाभियोग की प्रक्रिया चला रहे हैं वो भी राष्ट्रपति के ऊपर, तो महाभियोग की प्रक्रिया हम चलाते हैं जब वह व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है। तो अब सी वाला ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो सी वाला ऑप्शन भी सही हो गया, किंतु फिर से अपन मैं आपको याद दिला दूं कि हमें कौन सा कथन निकालना है, गलत कथन निकालना है। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो सही हो गए, अब बचे 2। अब इन दोनों में से एक सही होगा और एक गलत होगा। जो गलत होगा वो प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए बाकी जो बचे 2 ऑप्शन हैं उन ऑप्शन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बी वाला, संघ की कार्यपालिका, किसकी कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। संघ का मतलब होता है पूरा भारत, ठीक है। तो भारत की कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब कि एक ऐसी बॉडी जो कार्य करती है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की बॉडीज होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी विधायिका, सेकंड होती कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है दोस्तों की कोई नियम कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका कार्य होता है उस नियम कानून को लागू करना और न्यायपालिका कार्य होता है विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का परीक्षण करना। तो अब इसमें कार्यपालिका के बारे में बात कर रहा है, संघ की कार्यपालिका के बारे में बात कर रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी कार्यपालिका में शामिल होते हैं, वो भी संघ की। तो बिल्कुल सही कहा है मेरे साथियों कि संघ की कार्यपालिका में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो इस अनुसार जो बी वाला जो ऑप्शन है, यह बी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब रही बात ए वाले ऑप्शन की, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा और यही हमारा सही उत्तर भी होगा। तो ए वाला ऑप्शन क्या कह रहा है हमसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। पहली चीज दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव की, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल भाग लेता है और उस निर्वाचक मंडल में अनेक सदस्य होते हैं और उस निर्वाचक मंडल का निर्माण आपके भारतीय संसद के दोनों सदन, उदाहरण के तहत आपका राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और तीसरा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। याद रहे आपको कि साथियों यहां पर निर्वाचित सदस्यों को ही हम निर्वाचक मंडल में शामिल करते हैं, मनोनीत सदस्यों को आपका शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो पूरी भारत की जनता का प्रतिनिधि होता है। तो अब जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य किन्हीं न किन्हीं जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें प्रत्यक्ष जनता निवास करती है। किंतु रही बात हमारे मनोनीत सदस्यों की, तो मनोनीत सदस्य किसी एक क्षेत्र, और वह क्षेत्र कौन सा हो सकता है, वह क्षेत्र आपका व्यवहारिक नहीं आभासी होगा, उस आभासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हमसे जो ए वाला ऑप्शन था वो क्या कह रहा है कि भैया राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो राज्य के राष्ट्रपति के चुनाव में यह बात सही है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, किंतु मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि यहां पर क्या बोल रहा है कि मनोनीत भी भाग लेते हैं। तो 223 का ए वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपके प्रश्न क्रमांक 223 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, ठीक साथियों। चले अब अगले प्रश्न के हम ऊपर चलेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। चले अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में पूछा जा रहा है कि जल शक्ति मंत्री कौन है, ठीक है। वर्तमान में साथियों की एक नई सरकार बनी थी, नई सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया, जल शक्ति मंत्रालय।
भारत में जो जल है, पानी है, उस पानी का सदुपयोग करने के लिए सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। अब उस योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए एक मंत्रालय का रूप दे दिया गया है, ठीक है। और उस मंत्रालय को नाम दिया गया जल शक्ति मंत्रालय। अब जल शक्ति मंत्रालय का जो मंत्री होता है वो कहलाता है जल शक्ति मंत्री। तो अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल शक्ति मंत्री कौन है। आपको अगर पता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए कि क्या वर्तमान में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह हैं, या प्रहलाद जोशी हैं, थावरचंद गहलोत हैं, या रामविलास पासवान हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जल शक्ति मंत्री की, तो वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। इनका पूरा नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी नहीं है, थावरचंद गहलोत भी नहीं है, और नहीं आपके रामविलास पासवान हैं, ठीक साथियों। अब चले अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 225, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। यानी वह कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल में यह कहा गया है कि पुरुष और स्त्री सभी को एक समान रूप से जीविका के लिए पर्याप्त साधन दिए जाएंगे। यानी प्रकृति ने एक स्त्री बनाई है और एक पुरुष बनाया है। अब स्त्री की भी आजीविका वैसी है जैसी आजीविका आपके पुरुष की है। तो अब उन दोनों में जो आजीविका के जो साधन हैं उनमें भेदभाव क्यों करना, ठीक है। जो कि भेदभाव किया जाता है, वो भेदभाव करने की आवश्यकता क्यों है? तो भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, एक समान रूप से वितरण करना है। तो हमसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त साधन बराबर होंगे, ठीक है। ऑप्शन है अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 39। तो अगर प्रश्न क्रमांक 225 का सही उत्तर हम ढूंढे तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 39, इसका सही कथन है। क्लियर है साथियों? तो प्रश्न क्रमांक 225 भी आप लोगों को समझ में आया ना। अब चले अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 226, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 226, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार, यानी भारत में जो मूल अधिकारों की संख्या थी वो पहले 7 थी, ठीक है, जिसको घटाकर आपके कर दी गई 6, ठीक है। और आपको पता है ना भारत में जो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहला जो मूल अधिकार है वह है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा जो आपका जो अधिकार है, ठीक है, वह अधिकार है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। फिर इसके पश्चात अगर हम चलें तो उसके बाद आता है आपका अपराधों से संबंधित मतलब कि आपके दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण, ठीक है। उसके पश्चात आपका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है उसे अपन कहते हैं। इसके पश्चात जो अधिकार आता है उसे हम कहते हैं आपका शिक्षा और संस्कृति का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर आता है आपका शिक्षा का अधिकार। और इसके शिक्षा में अधिकार में कौन आएगा? तो धार्मिक शिक्षा का अधिकार आएगा। फिर आता है आपका साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कुल मिलाकर 6 अधिकार होते हैं। अब पहले 7 अधिकार थे, यानी संपत्ति का भी अधिकार था, किंतु इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब संख्या हो गई मात्र 6 अधिकारों की। तो हमसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि वह संपत्ति का जो अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो साथियों वह संविधान संशोधन था आपका 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 226 का सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, ठीक साथियों। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, महेंद्र नाथ पांडे, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह या धर्मेंद्र प्रधान। कौशल विकास, आपको पता है कि साथियों की भारत सरकार की तरफ से एक योजना जिसका नाम है स्किल इंडिया, जिसके तहत भारतीयों के अंदर जो कौशल है उसको बाहर निकालना और उसके तहत हमारे देश का विकास करना, स्किल इंडिया, ठीक है। और उसी के तहत एक मंत्रालय का निर्माण किया गया जिसे अपन कहते हैं स्किल कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय।
तो उसका जो मंत्री कहलाता है वो मंत्री कहलाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। तो वर्तमान में कौन है? महेंद्रनाथ पांडे, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह या धर्मेंद्र प्रधान। तो साथियों वर्तमान में आपके महेंद्रनाथ पांडे क्या है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। ठीक है साथियों, अब चले अगले प्रश्न की ओर। अब अगले प्रश्न पर चलने से पहले जिन साथियों ने अभी तक शिक्षा ओशन की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, और एक क्लास हमारी सुबह 11 बजे भी चल रही है भारत के भूगोल की, उस भारत के भूगोल की क्लास को भी लिया करो। और बहुत जल्द भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास शुरू होने वाली है, जिसकी वोटिंग अभी चल रही है। आप सभी लोग शिक्षा ओशन के पोस्ट पर जाकर आप वोट जरूर कीजिएगा कि उस क्लास का समय कितनी बजे रखा जाए, और आपकी सुविधाओं के अनुसार ही हम क्लास का समय रखेंगे ताकि आप क्लास अटेंड कर सकें। ठीक साथियों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? कार्यकाल समाप्त होने पर, त्यागपत्र देने पर, या सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर? केवल ए और बी। तो साथियों कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, अब आप मुझे बताइएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रश्न मेरा आप लोगों से यह है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? आप जल्द से जल्द कमेंट्स में इसका उत्तर दीजिए, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। तो अब देखिए राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली होता है। तो पहली चीज है कि कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रपति का पद समाप्त खाली हो जाएगा। दूसरा, त्यागपत्र देने पर, तो त्यागपत्र अगर वो दे देगा तो भी आपका राष्ट्रपति का पद खाली होगा। सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर, तो साथियों की सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है तो आपका राष्ट्रपति का पद खाली होगा, किंतु सिर्फ प्रक्रिया शुरू होने पर राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया को पारित करना जरूरी है। अगर पारित नहीं होगी तो राष्ट्रपति पद से नहीं हटेगा। तो सी वाला गलत हो जाएगा, ए और बी बिल्कुल सही है। तो इस अनुसार से प्रश्न क्रमांक 228 का सही उत्तर हो जाएगा केवल ए और बी। ठीक है, और एक और चीज मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। कमेंट्स में कुछ ही बच्चों के रिप्लाई आए हैं, बाकी के नहीं आए हैं, तो तुरंत सभी लोग रिप्लाई दीजिए। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो 228 का सही उत्तर हो जाएगा केवल ए और बी, यानी डी वाला इसका सही उत्तर है। अब प्रश्न 229, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? कोई कैदी होता है, उस कैदी को न्यायालय के सामने लेके आना है, तो सामने लेके आने के लिए कौन सी रीट की आवश्यकता होती है? रीट का मतलब होगा आदेश। ठीक है, मतलब कि कौन सा आदेश दिया जाएगा। पहला है परमाधिदेश, दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है अधिकार प्रच्छा और चौथा है उत्प्रेषण। तो साथियों जो रीट देने की जो शक्तियां होती हैं, रीट जारी करने की जो शक्तियां होती हैं, वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत आती हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके रीट को जारी करता है। अब उसी के तहत एक रीट आती है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। नाम से ही पता चल रहा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 229 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक साथियों, तो 229 का सही उत्तर हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 230, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आपके 4 कथन दिए हुए हैं, उन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, जरा हम देखते हैं। पहले हम चारों को कथनों को पढ़ लेते हैं, फिर एक एक कथन को समझेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। पहला, राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है, पहला कथन। दूसरा कथन, राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करता है। तीसरा, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है। ठीक है, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना की जा सकती है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुनता है। अब इन चारों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, तो सुनिएगा। पहली चीज,
राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करता है। तो साथियों, राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के सामने पेश नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति की जगह कौन करता है? आपका वित्त मंत्री करता है। जबकि यहां पर क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करता है। तो बी वाला ऑप्शन हो गया गलत। सी वाला, अनुदान की मांगों के लिए सिफारिश राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसके बिना पेश नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है सी वाला भी। डी वाला, राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुनता है, बिल्कुल सही कहा साथियों कि राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। वर्तमान में वित्त आयोग कौन है, इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने इस मेगा सीरीज के क्लास के दौरान आप लोगों को बताया था कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो मैं पढ़ा चुका हूं, और जो मैं पढ़ा चुका हूं वो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। और एक और चीज, बहुत कम बच्चे रिप्लाई करते हैं, ऑनलाइन सभी होते हैं किंतु रिप्लाई नहीं करते हैं। मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप रिप्लाई कीजिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो। ठीक है, गलत हो तो भी रिप्लाई करो, सही हो तो भी रिप्लाई करो। आप रिप्लाई करने से डरो मत। ठीक है, अटेम्प्ट देने से बिल्कुल मत डरो, प्रयास करो। ठीक है, तो आप सभी लोग मुझे तुरंत बताओ कि वित्त आयोग वर्तमान में कौन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो अब साथियों, प्रश्न क्रमांक 230 हमसे ये पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो बी वाला कथन बिल्कुल सही नहीं है। तो 230 का सही उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 231, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रश्न क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है थावरचंद गहलोत, मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान या महेंद्र नाथ पांडे। ऑप्शन हमसे प्रश्न क्या पूछा गया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। तो मेरे साथियों, वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं है, मुख्तार अब्बास नकवी भी नहीं है, किंतु थावरचंद गहलोत बिल्कुल हैं। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक साथियों, अब चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन में नीति निर्देश तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है? यानी वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत आपके मौलिक अधिकार बड़े हैं नीति निर्देशक तत्वों के मुकाबले। ठीक है, तो अब वह संविधान संशोधन क्या 42वां है, 44वां है, 46वां है या 47वां है? तो मेरे साथियों, वह जो आपका जो संविधान संशोधन है वह है 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 232 का सही उत्तर हो जाएगा ब वाला। अब अगला जो प्रश्न है 233, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? यानी वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि भारतीय विदेश यात्रा कर सकता है, उसके संरक्षण हम देंगे? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या इनमें से कोई नहीं। अगर आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 समानता के अधिकार को प्रदर्शित करता है। आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदर्शित करता है, जबकि आर्टिकल 21 जीवन जीने के अधिकार को प्रदर्शित करता है। और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार है और उससे सरकार संरक्षण प्रदान करेगी? क्या ये आर्टिकल भी है या नहीं है? अगर है तो इन तीनों में से कोई आर्टिकल होगा, अगर नहीं है तो डी वाला ऑप्शन इसका होगा। अगर आपकी मैं मदद करूं ऑप्शन को लगाने में तो मैं इन तीन आर्टिकलों के बारे में बता दूं। आर्टिकल 14 समानता के अधिकार को प्रदर्शित करता है, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदर्शित करता है और आर्टिकल 21 जीवन जीने के अधिकार को प्रदर्शित करता है। अब इस प्रश्न का उत्तर अगर हम ढूंढे, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो सकता है। तो साथियों ये गलत है। इन तीनों आर्टिकल में ही आपका इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। अगर आप बोलोगे सर जो आर्टिकल
21 है, यह आर्टिकल 21 तो जीवन जीने का अधिकार है, तो इसमें तो आपका विदेश यात्रा का कहीं से कहीं तक वर्णन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम आर्टिकल 21 को नहीं चुनेंगे। किंतु अगर आप आर्टिकल 21 को नहीं चुनोगे तो आपका यह प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 में ही वर्णन किया गया है विदेश यात्रा के अधिकार का। जी हाँ, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ही आपका विदेश यात्रा का अधिकार भी आता है। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 233 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है मेरे साथियों, यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप उत्तर देने का प्रयास किया करो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 234। प्रश्न क्रमांक 234 बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है तब उसका कार्यभार आपके उपराष्ट्रपति संभालता है। तो प्रश्न क्रमांक 234 का सही उत्तर हो जाएगा ए। किंतु आप यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर डी ऑप्शन में क्या पूछा गया? भारत का मुख्य न्यायाधीश। मेरे साथियों, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी आपका राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यभार को संभालता है। किंतु कब? जब उपराष्ट्रपति न हो तब। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 234 का सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है साथियों, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे शिक्षा ओशन चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो अगर पढ़ने में आप लोगों को मजा आ रहा है तो। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत करी है, अभी तो और मेगा सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था की मेगा सीरीज को भी हम लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और आप समय की वोटिंग जरूर करें। यानी हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का समय कौन सा रखा जाए, किस समय इसकी क्लास रहे, तो आप वोट करके हमें जरूर बताइएगा। अधिकांश वोटिंग के आधार पर ही हम डिसाइड करेंगे कि समय क्या रखा जाए। ठीक है साथियों, चले अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। 235 वापस रिपीट है, इस वजह से इसको न पढ़ते हुए 236 पर हम चलेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यानी वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण या मेनका गांधी। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न भी है, और इस प्रश्न के उत्तर की उम्मीद मैं आप सभी से करता हूं। तो आप तुरंत कमेंट में मुझे बताइएगा कि प्रश्न क्रमांक 236 का सही उत्तर क्या होगा? क्या ब यानी स्मृति ईरानी, स यानी निर्मला सीतारमण या द यानी मेनका गांधी? कौन इसका सही उत्तर हो सकता है? जल्दी से आप बताइए, 10 सेकंड का आपके पास समय है। तो साथियों, प्रश्न क्रमांक 236 का सही उत्तर है स्मृति ईरानी, इसका सही उत्तर है। तो ब वाला इसका उचित यानी सही उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 237 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? यानी आपको पता है कि भारत में अगर चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा आपका चुनाव आयोग करता है। इसलिए आपने देखा हो, जब भी चुनाव आते हैं, आचार संहिता लगती है, चुनाव का माहौल होता है, तो पार्टियां आरोप प्रत्यारोप करती है। तो ऐसी कंडीशन में पार्टियां क्या करती हैं? एक दूसरी पार्टियों की शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच जाती हैं, जहां पर चुनाव आयोग के पास जाकर उसकी शिकायत की जाती है। लेकिन हमसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करेगा? अब राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव को भी आपके चुनाव आयोग ही संपन्न करवाता है। तो क्या इसका निपटारा भी चुनाव आयोग करेगा या नहीं करेगा? क्या लोकसभा अध्यक्ष करेगा या लोकसभा महासचिव करेगा या सर्वोच्च न्यायालय करेगा? आपके अनुसार क्या हो सकता है? तुरंत कमेंट्स में बताइएगा कि 237 का उत्तर क्या ए वाला है, बी है, सी है या डी है? कौन सा इसका सही उत्तर हो सकता है? तो अगर इसके प्रश्न के सही उत्तर पर हम चलें तो मेरे साथियों, प्रश्न क्रमांक जो 237 जो है उसका सही उत्तर के पास अगर हम चलें तो मेरे साथियों 237 का सही उत्तर है आपका सर्वोच्च न्यायालय। जी बिल्कुल, अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो इस विवाद का निपटारा चुनाव आयोग नहीं करता है, सर्वोच्च न्यायालय इसका निपटारा करता है, याद रखिएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 238।
निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? यानी वह 4 कथन है, इन चारों कथनों में से एक कथन ऐसा है जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, यानी डीपीएस में सम्मिलित है और बाकी नहीं है। उसकी जांच हमें करनी है। पहले कथनों को पढ़ लेते हैं। राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य और देश क्या करेगा? पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा उसका संवर्धन करेगा, यानी बढ़ाने का प्रयास करेगा। ब ऑप्शन, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, यानी देश जो है वह किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, वह सभी को समान रूप से मानेगा। सी, राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, यानी इनके आधार पर किसी व्यक्ति में विभेद नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का प्रवर्तन, यानी अस्पृश्यता का अंत। अब इन चारों कथनों में से अगर हम देखें द वाला कथन, तो द वाला कथन जो है साथियों, ये द वाला कथन आपके मौलिक अधिकार का है, न कि आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। तो ये वाला तो होगा नहीं। स वाला देखें तो स वाला भी आपका मौलिक अधिकार का है, तो ये भी आपका सही उत्तर नहीं है। ब वाला अगर देखें तो ब वाला भी आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं आता है। किंतु ए वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यह जो विषय है यह आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न क्रमांक 238 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। ठीक साथियों, चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? यानी किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उद्देशिका, पंचायत। बहुत इजी क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में सभी लोग सक्षम हैं। तो आप तुरंत इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि किसे संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन पंचायत, उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक अधिकार। तो साथियों पंचायत तो हो ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी नहीं है। अब बचे मौलिक अधिकार और उद्देशिका। तो साथियों उद्देशिका संविधान की आत्मा है, किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। यानी अगर प्रश्न में पंडित जवाहरलाल नेहरू आता तो इसका सही उत्तर उद्देशिका होता। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है। तो अब यह ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है नहीं। मौलिक अधिकार बिल्कुल सही का, मौलिक अधिकार ही आपके संविधान की आत्मा मानी जाती है, इसलिए 239 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। ठीक साथियों, चले अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न आपके सेशन का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कानून और न्याय मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस प्रश्न की उम्मीद भी मैं आप लोगों से ही करता हूं साथियों, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो आपको पता ही है। तो ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी या हरसिमरत कौर बादल। कौन वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री हैं? तो साथियों वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। ए वाला इसका सही उत्तर है। ठीक साथियों, तो 240 का सही उत्तर हो गया ए वाला। चले जी, तो इस प्रकार से साथियों आप सभी ने आज की क्लास में संविधान के कुछ एमसीक्यूज के बारे में चर्चा की है। तो हमारी जो भारतीय संविधान की जो मेगा सीरीज है ये अब अंतिम पड़ाव में है। ठीक है, अब यह मेगा सीरीज समाप्त होने वाली है और मैं आशा करता हूं कि आपको इस मेगा सीरीज से अनेकों लाभ हुए होंगे। हम ऐसी ही मेगा सीरीज आप लोगों के लेकर आते रहेंगे। इसके अलावा हम आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल तथा साथ में आपकी पढ़ाई के लिए अनेकों प्रोग्राम भी लॉन्च करते रहेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस आप सभी लोग हमारा सहयोग कीजिए, हमारे साथ रहिए। शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करिए। साथ रहने के लिए, सहयोग देने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो और हमारे वीडियो को शेयर करो। यार साथियों, लोग आने चाहिए। जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो 50+ आपके स्टूडेंट ऑनलाइन होने चाहिए, तब पढ़ने का मजा आता है। मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो वीडियो को शेयर करा करो, ज्यादा क्राउड लेके आओ, हम आपके लिए बहुत अच्छी चीजें और लेके आएंगे, हम आपको निराश नहीं करेंगे। तो साथियों आज की क्लास को आप लाइक करो और आज की क्लास को शेयर करो और सभी से ये कहो कि हम बहुत जल्द भारतीय अर्थव्यवस्था की मेगा सीरीज को भी शुरू करने वाले हैं।
वर्तमान में सुबह 11 बजे हम भारत के भूगोल की मेगा सीरीज को पढ़ रहे हैं, तो आप सुबह 11 बजे भी ऑनलाइन आया करो। ठीक, तो चलिए, जिन साथियों ने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मेरे साथियों, आज के लिए मैं विदा चाहता हूं। मुलाकात करेंगे हम सुबह 11 बजे भारत के भूगोल की क्लास में। तो फिक्स 11 बजे आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाना। ठीक है, तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।